रोमा एक बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल औरत होती है। उसका बेटा विवेक एक दिन प्रोजेक्ट के काम के लिए गांव चला जाता है और वहां उसे गांव की बिंदिया से प्यार हो जाता है। फिर वो उसके साथ शादी करके उसे घर ले आता है। बिंदिया निहायत ही गंवार और अनपढ़ होती है। ओ माय गॉड विवेक, ये तुमने क्या कर दिया? ये नॉनसेंस लड़की कौन है? यू, ये तो गांव की गंवार लग रही है। तुम इसे किस खेत से उठा ले आए? अरे सासू माँ, हमारा नाम बिंदिया है, नॉनसेंस नहीं। और रही बात हमारी और विवेक जी की शादी की, तो विवेक जी गांव में सैर करी के खातिर आए थे और वही दौरान हम दोनों का एक दूसरे के खातिर लोभ हुई गवा। मॉम, ये बिंदिया है, ये गांव की जरूर है, लेकिन आपको ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी माँ। प्लीज मॉम, हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कीजिए। नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं। अरे इस इडियट को तो तुम्हारा नाम तक ठीक से पुकारना नहीं आता। बात तो ऐसी करती है जैसे मानो मुंह में पान चबा रही है। और तो और इसके बदन से कितनी गंदी तेल की बदबू आ रही है। ये अरे सासू माँ, ये तेल का बदबू नहीं, खुशबू है। बदबू तो आप शहरी लोगों का वो परफ्यूम है, जाउन में ढेर सारा वो काम मिलाते हैं विवेक जी, काल्मिकल केमिकल्स। हाँ, केमिकल्स। रोमा विवेक पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन अंत में जब विवेक रोमा के सामने उदास चेहरा बनाता है, तब उसे अपने इकलौते बेटे के खातिर देसी बहू को अपनाना ही पड़ता है। फिर वो बिंदिया को सारा घर का काम समझाती है। अगले दिन सुबह जब रोमा नींद से उठती है, तब वो बिंदिया को घर के दरवाजे पर गोबर लेपते हुए देख लेती है। यू, अरे पागल डफर, ब्लडी गांव की गवार, ये तुम क्या कर रही हो? सुबह सुबह ये क्या नौटंकी लगा के रखी है तुमने? अरे सासू माँ, ये नौटंकी नहीं है, ये तो गोबर है। और गोबर को घर के दरवाजे पर लेपने से घर माँ सुख शांति और माँ लक्ष्मी मैया का वास बना रहता है। ओ गॉड, अपनी सारी ओल्ड फैशन बातें अपने पास ही रखो और जल्दी से इसे साफ करो। मुझे मेरे घर के दरवाजे पर ये सारा कचरा नहीं चाहिए। मैं भी किस कचरे से बात कर रही हूँ? मेरा बेटा खुद ही गांव से कचरा उठा के लाया है। का कहा सासू माँ? कुछ नहीं, शायद तुम्हारे कान बज रहे हैं। कचरा भर गया है तुम्हारे कान में। रोमा को शर्मिंदा ना होना पड़े, इसीलिए वो बिंदिया को घर से बाहर निकलने से मना करती है और वो अपनी आस पड़ोस की मॉडर्न फ्रेंड्स को अपनी देसी गांव की बहू के बारे में कुछ भी नहीं बताती। लेकिन एक दिन रोमा अपना पर्स घर पर ही भूल जाती है, जिस कारण बिंदिया भागी दौड़ी सोसाइटी के कंपाउंड में आती है और वो रोमा को पर्स देती है। ई लो सासू माँ, अपन पर्स आप भूल गई थी, उकरे खातिर हमो ही ले आए नीचे ही का। ओ गॉड, इसका मतलब रोमा के बेटे ने इस गांव की गवार लड़की से शादी की है। सास इतनी मॉडर्न और बहू एकदम देसी जोकर, इसीलिए रोमा अपने घर पर किटी पार्टी रखने से मना कर रही थी। बेचारी रोमा। रोमा की इज्जत का पंचनामा हो जाता है। वो घर पर जाकर बिंदिया को खूब सुनाती है। 2 टकी की औकात नहीं है तुम्हारी। पक्का तुमने मेरे बेटे पर ब्लैक मैजिक किया होगा, इसीलिए उसने तुमसे शादी की। हाँ सासू माँ, ये बात तो आपने ईदू में सही कही। विवेक जी के प्यार में मैजिक वाई तो था, जाउन खातिर हमका भी उनसे लोभ हुई गवा और हमार लोभ हिस्ट्री की शुरुआत हुई गई। हे। अरे शट अप, तुम एक नंबर की साइको हो। तुम में ब्रेन ही नहीं है। का कहा? साइकिल? ट्रेन? सासू माँ,
हमका तो दोनों साइकिल और ट्रेन की सवारी में मजा आवत है। ओ गॉड, चुप रहो मेरी माँ, चुप रहो, फॉर गॉड सेक। लेकिन का सेकू, पापड़ या रोटियां? हे भगवान, उठा ले मुझे। मेरी ही किस्मत में ऐसी एंटीक पीस देसी बहू क्यों लिखी आपने? रोमा अब अपनी इस देसी बहू से बहुत तंग आने लगती है। उससे उसका दिन रात पूजा करना, घी में और मसालेदार खाना बनाना, बात करना, चाल चलन सब कुछ नापसंद होता है। एक दिन रोमा का फोन बारिश में भीग जाता है, जिस कारण वो बहुत परेशान होती है। सासू माँ तो बहुत ही परेशान है। हमका याद है, उन्होंने कहा था कि वो बर्फीली अलमारी यानी कि फ्रिजी में चीज़ें ठंडी होवत है और वो छुटका बक्सा यानी ओवन में चीज़ें गर्म होवत है। तो फिर सासू माँ का भीगा हुआ फोन हम ओवन में डाल देते। बिंदिया रोमा के फोन को ओवन में डाल देती है, जिसके बाद ओवन और फोन दोनों ब्लास्ट हो जाते हैं और इसी वजह से रोमा का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। बिंदिया, ये तुमने क्या कर दिया? अरे मेरा फोन अगर मैं दुकान ले जाती तो वो दुकान वाला मेरा फोन ठीक कर देता, लेकिन तुमने तो इसका दी एंड ही कर दिया। तुम खुद क्यों ब्लास्ट नहीं हो गई? ब्लडी नॉनसेंस वुमन। माफ कीजिएगा हमका सासू माँ, हमारे से गलती हुई गई। ऐसे ही एक दिन दूध वाला गांव चला जाता है। तभी रोमा बिल्डिंग के अंदर गाय लेकर आ जाती है और उसे घर के बाहर बांध देती है। अरे पागल औरत, तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? ये तुम्हारा गांव का तबेला नहीं है, ये एक शहरी बिल्डिंग है। लेकिन सासू माँ, वो दूध वाला भैया तो गांव चला गया है, इसीलिए हमने मंदिर के पीछे वाले तबेले से ये गौ माता को लाने का फैसला किया। अब भी क्या अभी इस गाय को वापस छोड़ के आओ। मैड गॉन केस कही की। एक दिन रोमा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उसे सांस लेने को भी दिक्कत होती है। बिंदिया, बिंदिया मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हे गंगा मैया, अब हम सासू माँ को कहाँ ले जाई? हमका तो पता भी नहीं कि कैसे जाते हैं और डॉक्टर बाबू कहाँ है। गांव में तो हर सड़क पर बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी होवत है। अब हम यहाँ क्या करें? अपनी सास की हालत देखकर बिंदिया बहुत घबरा जाती है और वो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने गांव के तरीके से जड़ी बूटियों से एक काढ़ा बनाती है, जिस काढ़े को पीकर रोमा एकदम ठीक हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर चेकअप के लिए आते हैं। थैंक गॉड कि आपकी बहू ने कल वो काढ़ा पिलाया, वरना आपकी जान तो खतरे में जा सकती थी। आपका बीपी शूट हो चुका था और साथ ही तेज बुखार भी आ गया था, जो दिमाग में जाने ही वाला था। बट थैंक्स टू बिंदियाज काढ़ा। वेल डन बिंदिया। डॉक्टर इतना कहकर चले जाते हैं। रोमा को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच बिंदिया, और मुझे माफ़ कर दो बहू। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया है। मैं ये भूल गई थी कि तुम गांव की हो और तुम्हारे लिए यहाँ शहर में रहना कितना मुश्किल है। लेकिन तुम जो भी हो, जैसी भी हो, बहुत अच्छी हो बिंदिया। और आप भी सासू माँ, आप तो एकदम बेस्ट सासू माँ हो। और तुम भी एकदम बेस्ट बहू हो। क्या हुआ अगर तुम मॉडर्न नहीं हो तो? लेकिन तुम्हारे देसीपन की बात ही अलग है। विवेक ने सही कहा था, ऐसी बहू मुझे आज की दुनिया में तो कहीं भी नहीं मिलेगी। लव यू बिंदिया। लव यू टू सासू माँ। और इस तरह अंत में दोनों सास बहू एक हो जाती है और खुशी से रहने लगती है। वाह अरविंद, ये कैफ़े सच में बहुत सुंदर है। अरे तुमने तो कॉफ़ी पी ही नहीं, कॉफ़ी पियो ना। पर आगे वो देखो ना, कैफ़े के बाहर कितने सारे गरीब बच्चे हैं
बेचारे भूखे प्यासे हैं, चलो उनकी मदद करते हैं। फिर अरविंद कैफ़े के बाहर जाकर गरीबों की मदद करता है। वो उन्हें खाने के लिए कुछ बिस्किट्स और वेफर्स देता है और अरविंद का ये परोपकारी और मिलनसार बर्ताव देख परागी को वो और भी अच्छा लगने लगता है। अरविंद, तुम सच में बहुत अच्छे हो और तुम्हारी इसी अच्छाई से मुझे प्यार है। हाँ परागी, मैं जानता हूँ। बाय द वे, हमारे माता पिता ने शादी की डेट्स फिक्स कर दी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमारी शादी के लिए। हाँ अरविंद, हमारी शादी के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। लेकिन परागी, तुम जब पोस्टिंग पर जाओगे तब मैं अकेले कैसे जीऊँगा? तुम्हारे बिना तो मेरे लिए एक मिनट भी एक साल के बराबर है। अरे अरविंद, छुट्टियाँ मिलने पर तो मैं आया करूँगी ना। और हाँ, रही बात अकेलेपन की, तो तुम अपने ऑफिस के काम में उलझे रहोगे तो तुम्हें फुर्सत ही कहाँ होगी। परागी एक फौजी होती है। उसकी शादी उसके माता पिता के दोस्त के बेटे अरविंद से तय होती है। परागी के साथ उसका दोस्त नित्यम भी फौज में होता है और उसकी शादी के लिए वो भी उपस्थित होता है। और इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस परागी। कॉन्ग्रेचुलेशंस अरविंद। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये शादी का तोहफा। हाउ स्वीट नित्यम। थैंक यू। थैंक यू नित्यम। तभी परागी के माता पिता शैलेंद्र और मनोरमा कहते हैं, अरविंद बेटा, नित्यम बेटा, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। परागी के माता पिता होने के नाते अपने बेटी की चिंता तो हमें 24 घंटे रहती है, लेकिन अब उसकी शादी होने के बाद वो अपने मायके से ससुराल जा रही है। वहाँ उसका ख्याल रखना अरविंद बेटा। और नित्यम बेटा, छुट्टियाँ मिलने पर भी अब परागी हमारे पास बहुत ही कम आएगी, इसीलिए तुम्हें ही वहाँ आर्मी कैंपस में उसका ख्याल रखना होगा। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना वो, याद है ना? अंकल, आंटी, आप दोनों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ माँ जी और पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं परागी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी अरविंद के माता पिता दामिनी और प्रताप से कहते हैं, और समधी जी, आप दोनों एकदम टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आपकी बेटी को हम बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे। क्यों दामिनी? हाँ हाँ बिल्कुल। इस तरह परागी और अरविंद की शादी हो जाती है और परागी अपने ससुराल चली जाती है। थोड़े दिनों के बाद परागी की छुट्टियां खत्म हो जाती है और वह फिर से पोस्टिंग के लिए चली जाती है। अरविंद और परागी रोज फोन पर बातें किया करते थे। दिन गुजरते जाते हैं और अरविंद और परागी की बातें कम होने लगती है। थोड़े दिनों के बाद तो अरविंद परागी को कॉल बैक भी नहीं करता था। बेचारी परागी वो देर रात तक कैंपस के मैदान में बैठकर उसके कॉल का इंतज़ार करती रहती है। एक रात वहाँ पर नित्यम आता है और उसे कहता है, ओफो, हर जगह ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें परागी, और तुम यहाँ हो भूतों की तरह रोज देर रात तक यहाँ मैदान में आलव जलाकर क्यों बैठती हो, वो भी इतनी कड़ाके की खून जमाने वाली ठंडी में। वो नित्यम, देखो अभी भी तुम्हें उबासी आ रही है, तुम्हारी आंखें इतनी थकी हुई है, तुम्हें आराम करना चाहिए परागी। कल सुबह हमें जल्दी उठकर मैदान में 4 बजे पहुंचना है। लेकिन नित्यम, अरविंद का फ़ोन आएगा, उसी की राह देख रही हो। तुम जाओ, जाकर सो जाओ,
मैं भी चली जाऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन परागी, मैंने कहा ना नित्यम, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम सो जाओ। परागी घंटों तक अरविंद के फ़ोन कॉल का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन वो उसे फ़ोन नहीं करता क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड टीना के साथ अय्याशी करने में बिजी होता है। अरविंद, तुमने परागी को मैसेज किया था ना कि तुम उसे रात को फ़ोन करोगे, तो उसे कॉल करो ना। छोड़ो ना स्वीटहार्ट, उस परागी को गोली मारो। अब जब तुम मेरे पास हो तो मुझे उसकी क्या ज़रूरत। हाँ, वैसे बात तो सही कही तुमने। अरविंद और टीना दोनों रोमांस करते हैं। परागी के जाने के कुछ ही दिनों बाद अरविंद के ऑफिस में एक नई लड़की आती है जिसका नाम टीना होता है, और धीरे धीरे बातों और मुलाकातों में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वही दूसरी तरफ फौज में बेचारी परागी को रत्ती भर भी खबर नहीं होती कि उसका पति उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। एक दिन परागी फ्री होते ही अरविंद को वीडियो कॉल करती है, और तभी अरविंद टीना के साथ बीच पर रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहा होता है। ओ नो, ये परागी भी ना हमारे रोमांस के रास्ते में काली बिल्ली की तरह आ जाती है। अरविंद बेबी, आज तो तुम्हें इसका कॉल उठाना ही पड़ेगा, वरना वो फिर से तुम्हारे मम्मी पापा को बता देगी कि तुम उसके कॉल रिसीव नहीं करते। लेकिन टीना, परागी ने मुझे यूँ शर्टलेस देख लिया तो। ओफो, घुटनों में दिमाग है क्या तुम्हारा? अरे, बीच पर क्या कोई शेरवानी पहनकर आएगा क्या? कह दो ना कि दोस्तों के साथ बीच पर आए हो घूमने के लिए। हाँ, ओके, मैं यही करता हूँ। फिर अरविंद जैसे टीना ने बताया वैसे ही परागी के साथ फ़ोन पर बात करता है, और वो जैसे तैसे बच जाता है। फिर एक दिन अरविंद और टीना कैफ़े में बैठकर एक दूसरे की जूठी कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तभी वहाँ उस कैफ़े में परागी की कॉलेज फ्रेंड गुंजन आ जाती है। गुंजन अरविंद को दूसरी लड़की के साथ कैफ़े में बैठ देखकर हैरान रह जाती है। ओ तेरी, ये तो अरविंद है, परागी का पति। उसने रिसेंटली ही मीडिया पर अपनी वेडिंग फ़ोटो शेयर की थी। और ये क्या, परागी के वापस आर्मी में जाते ही इसका पति यहाँ दूसरी लड़कियों के संग रंगरलिया मना रहा है। अभी इसकी फ़ोटो परागी को भेजती हूँ। फिर गुंजन अरविंद और टीना की फ़ोटो क्लिक करती है और परागी को भेजती है, जिसे देखकर परागी के होश उड़ जाते हैं। क्या, ये तो अरविंद है, और ये लड़की कौन है? ये दोनों कितने पास में बैठे हैं। अब आगे अरविंद के साथ क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।